हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई। दिस इज अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग फिजिक्स में वेक्टर तक की स्टडी कर चुके हैं और आज से हम लोग इसमें मैकेनिक्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो 11th के फिजिक्स में मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में भी कई सारे पार्ट हैं, तो मैकेनिक्स को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। इसके बाद इसमें जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये दो पार्ट हैं, उसमें से डायनेमिक्स के फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं। डायनेमिक्स का एक पार्ट होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो अभी हम लोग जो स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैकेनिक्स की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स में भी कौन सा पोर्शन? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का कौन सा चैप्टर? मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन पे आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए अपने स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई हम लोग पहले किससे स्टार्ट करते हैं? मैकेनिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैकेनिक्स क्या है? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम लोग ये समझे कि मैकेनिक्स क्या है। तो भाई मैकेनिक्स इसमें फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम लोग कॉज और इफेक्ट ऑफ मोशन देखते हैं, किसी पार्टिकल का या किसी रिजिड बॉडी का या किसी ऐसी बॉडी का जो डिफॉर्म हो सके। इस तरह की चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। तो अगर मैकेनिक्स की एक प्रॉपर डिफिनीशन हमें देनी हो तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज या रिजिड ऑब्जेक्ट्स एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज etc। इस तरह से हम लोग इसमें इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड अंडर टू स्ट्रीम्स नेमली स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स को दो स्ट्रीम्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट कर दिए, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स फिर से दो पार्ट में हो गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। अब ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्या है, पहले हम लोग एक बार इनको समझ लें। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैटिक्स हम लोग कब देखेंगे? इसमें स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स देखना है, लेकिन सिर्फ उस केस में जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरी बात, अगर हम लोग डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स में क्या स्टडी होगी? तो डायनेमिक्स में भी हम लोग फोर्सेज और इनके इफेक्ट की ही स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इस बार वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? मोशन में होंगे, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो ये तो हो गया डायनेमिक्स। अब बात ये आती है कि भाई डायनेमिक्स को हमने फिर से दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जो डायनेमिक्स के दो पार्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है? काइनेमेटिक्स का मतलब इसमें क्या है? जैसे द वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ मोशन। ये क्या है? साइंस ऑफ मोशन है। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये काइनेमेटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच हो गई। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं और इसकी परवाह नहीं करते हैं, इसकी चिंता नहीं करते हैं कि वो मोशन किस तरह से इनिशिएट हो रहा है या किस तरह से चेंज हो रहा है या किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। इन बातों के बारे में हम लोग कोई चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। मोशन को चेंज करने वाला जो फैक्टर है उसमें फोर्स और टॉर्क, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो उनके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके बाद ये बात आती है कि भाई फिर काइनेटिक्स क्या है? तो काइनेटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉज, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क etc दैट कॉजेज मोशन ऑफ बॉडीज। तो किसी बॉडी में कोई मोशन आ रहा है या उस मोशन को कोई चेंज कर रहा है, उसके पीछे जो रीजन है वो फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, इस तरह के क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो उनकी स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? काइनेटिक्स में। तो ओवरऑल ये इसमें काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स में डिफरेंस हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? मैकेनिक्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिसके दो पार्ट थे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। उसमें भी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स के फिर से दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। इसमें हमारी स्टडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। पहला चैप्टर अपना क्या है इसमें? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज हम लोग ये मोशन इन वन डायमेंशन से अपनी स्टडी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन की स्टडी देखते हैं। तो अब जैसा कि हम लोग इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर इसको समझना हो तो जैसे मान लीजिए कि ये पेन है मेरे हाथ में और मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, अपने हाथ में पेन रखा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूं तो ये मुझे रुका हुआ दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब रेस्ट पे है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है? ये हम लोग तभी बता सकते हैं जब उसको थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाए। जैसे मैं इसको लगातार देख रहा हूं और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है। और अगर वो मेरे देखते देखते डिस्प्लेस हो जाए तो क्या होगा? ये मोशन में होगा। तो रेस्ट या मोशन को कैसे समझना है? जिस ऑब्जेक्ट को या जिस पार्टिकल को या जिस बॉडी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, अगर उसकी पोजीशन बदल रही है, डिस्प्लेस होने का मतलब क्या? उसकी पोजीशन बदल जाए। तो अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है तो वो मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ नहीं बदल रही है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। तो ये तो एक सीधी सी बात हो गई, लेकिन इतने से भी ये डिफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों कंप्लीट नहीं होता है? तो उसका एक रीज़न ये, जैसे मान लीजिए कि इस पेन को मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा हुआ है और मैं ये बता रहा हूँ कि ये रुका हुआ है, लेकिन सपोज करिए कि इसी पेन को अगर कोई स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा हो, तो जो इसको स्पेस से देखेगा उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो अर्थ ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, और अगर अर्थ घूम रही है तो उसके अर्थ के ऊपर मैं सरफेस पे हूँ, तो मैं भी अर्थ के साथ घूम रहा हूँ। और ये पेन मेरे हाथ में है, तो जब मैं घूम रहा हूँ तो ये पेन भी उसको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो स्पेस वाला ऑब्जर्वर क्या बताएगा कि ये पेन तो घूम रहा है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि ये रुका हुआ है। तो दोनों में से सही कौन है? तो भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, जो हम देखेंगे वही तो बताएंगे। तो मैं इसको देख के बता रहा हूँ ये रुका हुआ है, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर जो स्पेस में है वो इसको देख के बता रहा है कि ये पेन घूम रहा है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं कि ये पेन रुका हुआ भी है और चल भी रहा है? ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो ये दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, इस बात पे। तो जब भी हम लोग रेस्ट या मोशन की डिफिनीशन देंगे तो उसमें हमें ये बताना जरूरी हो जाएगा कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं। तो जहाँ से उस ऑब्जेक्ट या उस पार्टिकल या उस बॉडी को ऑब्जर्व किया जाता है, उस स्पेस को या 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग एक ओवरऑल डेफिनेशन दे सकते हैं मोशन और रेस्ट की। जैसे मोशन के बारे में अगर हमें बताना हो तो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। मोशन क्या है? ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसकी? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की। जो चल रहा है या रुका हुआ है और उसको कौन देख रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ इसमें इन्वॉल्व है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। जब तक हमें ये ना पता हो कि उसको कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तब तक उसको रेस्ट पे है या मोशन में है ऐसा बोलना उचित नहीं है। दूसरी बात क्या है? नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई सा भी ऑब्जेक्ट या कोई सा भी पार्टिकल एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि ये पेन मेरे लिए तो रुका हुआ है लेकिन किसी और के लिए चल रहा है, तो ये रेस्ट पे कैसे है? तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम लोग उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए कोई सा भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। अब हम लोग ये कैसे बताएं कि भाई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं? तो इसको बताने के लिए क्या करना है? पहले तो हम लोग टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, और टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो क्या है? रेस्ट पर है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा उस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट डिफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें एक बार इस पूरी बात को समझ लेते हैं। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे बताएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर if its position changes with respect to time, changes with respect to time with respect to that observer. It may happen by both ways, either observer moves or object moves. ऑब्जर्वर मूव करेगा तो भी ऐसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो भी ऐसा हो सकता है। तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो गई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to time with respect to a given frame of reference। तो अगर हमें यहाँ पर मोशन को डिफाइन करना था तो कैसे डिफाइन करना था, an object is said to be in motion if position changes with respect to time with respect to a given frame of reference, given frame of reference। ये इतनी बात हो गई। तो ये तो हमने मोशन के बारे में बता दिया। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है ये कैसे बताएं। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा, जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते रहेंगे उसकी पोजीशन नहीं बदल रही होगी। तो इस बार क्या लिखेंगे, if position does not change, if position does not change, if position does not change with respect to time with respect to a given frame of reference, a given frame of reference। तो ये इतनी बात हो गई। ऑब्जेक्ट मोशन में है ये कैसे बताएंगे, जब टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो वो मोशन में होगा। रेस्ट पे है ये कैसे बताएंगे, जब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है, लेकिन ये सब भी किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। अब बात ये आती है कि एक बार हम लोगों ने जो टर्म यूज किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो यहां पर हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इतने से ही अपना मतलब है। तो अगर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताना हो तो इट कैन बी डिफाइंड एज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिफाइंड एज the three-dimensional coordinate system, the three-dimensional coordinate system the three-dimensional coordinate system from where the observation is being taken,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है तो वो मोशन में है, या टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में है उस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। एक दो चीजें इसमें हम लोग और देख सकते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यहां पर हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो इसको भी हम लोग एक बार समझते हैं कि पोजीशन क्या है और पोजीशन का चेंज होना क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये समझे कि भाई पोजीशन क्या है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। पोजीशन का क्या मतलब है, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है उस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यही क्या है, उसका पोजीशन है। तो पोजीशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन, ये क्या बता रहा है, लोकेशन को बता रहा है, इन द स्पेस, कौन सा, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस, ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, जो कि अपना क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी सर्टेन मोमेंट पर ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, ये उसका पोजीशन है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। इट इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन वेयर इज द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे किसी का लोकेशन पूछना है तो हम लोग क्या पूछेंगे, वेयर इज द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है, इस तरह से हम लोग इसको पूछेंगे। तो चलिए पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से एक बार समझते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि सपोज करिए हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। और इसमें कहीं पे हमने एक पार्टिकल का लोकेशन यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये कोई पार्टिकल है किसी पोजीशन x, y, z पे, ये ओरिजिन है, इसको हमने O से डिनोट किया है। ये कोई पार्टिकल जिस पोजीशन पे था उस पॉइंट को हमने P रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहां पर हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे कि भाई इसमें अगर हमें इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है जो कि पॉइंट P पर है, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, इसको अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताना है तो क्या बताएंगे, x, y, z। लेकिन इसके पहले हम लोग वेक्टर में ये और पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन देने के लिए हम लोग x के डायरेक्शन में क्या यूज करते हैं, एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं i कैप। y का डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है तो एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं j कैप, और z का डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर k कैप का यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को x के डायरेक्शन में x चलना होगा, y के डायरेक्शन में y चलना होगा और z के डायरेक्शन में z चलना होगा, तो हम लोग P पे पहुंच पाएंगे। तो x के डायरेक्शन में x चलने का मतलब क्या हुआ, x के साथ i कैप, y के डायरेक्शन में y चलने का मतलब है y के साथ j कैप, और z के डायरेक्शन में z चलने का मतलब है z के साथ k कैप। तो ये इतनी चीजें हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे,
पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर से। पी पॉइंट के लिए लिखा जाए तो सफिक्स में पी लिख देंगे। कैलकुलेशन इसका क्या है, एक्स के डायरेक्शन में एक्स तो एक्स आई कैप, वाई के डायरेक्शन में वाई, वाई जे कैप, जेड के डायरेक्शन में जेड यूनिट वेक्टर के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। या पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है, ओरिजिन से ये कहां पर है, किस तरह से, तो ओरिजिन वाले पॉइंट को हमने ओ लिखा और इस पॉइंट को लिखा है पी, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओ टू पी वेक्टर। ये क्या है, ओ पी वेक्टर, फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक जाने वाला वेक्टर। कैलकुलेशन इसका सेम है, ये दोनों एक ही बात है, एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। मैग्नीट्यूड बताना हो तो कैसे बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्या कैलकुलेशन है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन हम लोगों ने देख ही लिया, तो इस तरह से चीजों को हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक दूसरी बात ये आती है कि जब हम लोगों ने मोशन को डिफाइन किया तो उसमें हमने क्या कहा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही होगी टाइम के साथ तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो यहां पर अब हम लोग ये देखें कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो जब पोजीशन उसका चेंज हो रहा होगा तो उसके लिए पोजीशन को चेंज होने का, इसको हम लोग एक दूसरा टर्म यूज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है उसके लिए एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो रहा होगा या पोजीशन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट with respect to initial point, with respect to initial point। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, जहां पर पहले था ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जिस पॉइंट पर, उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर वो फाइनली है। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लोग इस बात को समझना चाहें तो वापस पहले जैसा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई जेड, यहां पर ये ओरिजिन है ओ। अब इसमें हम लोग ये सपोज करते हैं कि मान लीजिए पहले से कोई पार्टिकल यहां पर था, ये है कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। यहां पर कोई पॉइंट है P, पहले से कोई पार्टिकल यहां पर था x1 y1 z1 पर, और बाद में वो कहीं और इधर पहुंच गया, यहां पे कहीं किसी दूसरे पोजीशन Q पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2। x1 y1 z1 से x2 y2 और z2 पे पहुंच गया, ऐसा कुछ है। तो अब इसमें हम लोग कुछ चीजें देख सकते हैं कि भाई इसमें पहले से इसका पोजीशन क्या था, ओरिजिन से देखें
तो ये इसमें इसका इनिशियल पोजीशन है, इसको हम लोग आर इनिशियल या आर आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ओपी वेक्टर बोल सकते हैं। ओपी वेक्टर इज आर इनिशियल वेक्टर, जहां पर ये पहले था। बाद में कहां पहुंचा, क्यू पे, तो ओरिजिन से देखेंगे किसको, क्यू को, ओरिजिन से देखेंगे क्यू को। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर आर फाइनल, या और इसको क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर, ओ टू क्यू वेक्टर। अब ये पहले यहां पर था और बाद में यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ के। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जनरली किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर से, डेल्टा आर वेक्टर। या इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है, फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर पी के रिस्पेक्ट में, ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का मोशन, कि भाई ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था बाद में यहां पहुंचा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि इसी रास्ते से गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट यहां से चल के इस तरह से कहीं यहां पहुंचा हो, ऐसे ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट तो किसी और पाथ से ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए यहां पहुंचा हो, किसी रैंडम पाथ से या किसी रैंडम रास्ते से पी से चल के क्यू पे पहुंचा हो। लेकिन जब हम लोग पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी टू क्यू, अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें इस रास्ते से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट को कंसीडर करना है, इनिशियल और फाइनल, और इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है, तो पहली बात तो ये है कि भाई पोजीशन अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही क्या है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इन दोनों का ही मेजरमेंट, जो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे तो वो एसआई यूनिट में मेजर होगा। तो दोनों का ही एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ बोथ, एसआई यूनिट ऑफ बोथ इज मीटर। दोनों का ही एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। अब बात ये आती है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। और चेंज का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोजीशन इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये इतनी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चेंज इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम लोग आगे और डिटेल में समझ लेते हैं। डिस्टेंस से पहले एक बार इसको थोड़ा बहुत यहीं पर समझ लेते हैं कि भाई डेल्टा आर, आर फाइनल और आर इनिशियल।
अब इसमें डेल्टा आर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आर फाइनल की वैल्यू हमारे पास पहले से है, आर इनिशियल की वैल्यू हमारे पास पहले से है। तो एक बार इनकी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आर फाइनल आर इनिशियल इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या क्या है। तो भाई अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है। आर फाइनल ये कितना है, x2 फाइनल पोजीशन क्या था, x2 y2 और z2। तो इसको कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसी तरह से r इनिशियल वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे y1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इन दोनों की हेल्प से अगर हम लोग डेल्टा आर वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर को, डेल्टा आर वेक्टर को अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अब डेल्टा आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 i कैप। तो यहां इसको लिख लेते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये इसमें डेल्टा आर का ओवरऑल कैलकुलेशन है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कैलकुलेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना हो तो कैसे बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर रूट। इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है जैसे x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को डेल्टा y और z2 माइनस z1 को डेल्टा z। तो यहाँ पर हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि भाई जो डेल्टा आर वेक्टर है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा आर वेक्टर को। डेल्टा आर वेक्टर इज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अगर हमें बताना हो तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। ये तरीका है किसके कैलकुलेशन के लिए, ये तरीका है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर फाइंड करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका। तो यहां तक हम लोग काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस हो गया कि भाई पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दो चीजें हो गई। अब एक बात इसमें ये और आती है कि जैसे कोई पार्टिकल P से चल के Q पे पहुंचा तो वो जरूरी नहीं है कि इस रास्ते से ही गया हो जो कि एक सीधी लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये उसी रास्ते से गया हो सकता है वो किसी और रास्ते से गया हो। तो अगर वो किसी और रास्ते से गया होगा तो वो चलने में दूरी ज्यादा यूज करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और क्वांटिटी को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितनी दूरी वो तय कर रहा है या कितना डिस्टेंस वो चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हिसाब बहुत सीधा सा है, जितना आप चलेंगे उतना मेजर करते जाना है, यही डिस्टेंस है। तो अगर हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन चाहिए तो कैसे बताएंगे, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअली हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे होंगे उस रास्ते की लेंथ को मेजर करते जाएं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल।
इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। किसी गिवन टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल जिस रास्ते से चल के जा रहा होगा उस रास्ते की पूरी लंबाई, वो क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, रास्ते की पूरी लंबाई, रास्ते की पूरी लंबाई। ये मीनिंग है किसका, डिस्टेंस का। तो अब इसमें अगर हम लोग ये देखें तो भाई जैसे रास्ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, तो हर एक रास्ते से दूरी अलग अलग आएगी और दूरी बताने के लिए इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक दो चीजें हम लोग और देख सकते हैं कि इन जनरल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स मे नॉट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई ये दो पॉइंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। तो अगर यहाँ से यहाँ किसी को डिस्प्लेस होना है तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है कि ऐसा हो जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता एक्वायर कर ले, ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई इस रास्ते से जा रहा हो, इस रास्ते को मैं बोल देता हूं 1, और एक कोई मान लेते हैं दूसरा रास्ता किसी ने ऐसे एक्वायर कर लिया कि भाई वो इस सीधी वाली लाइन पर ही चल के जा रहा है, मान लिया ऐसा किसी ने एक रास्ता एक्वायर कर लिया इसी तरह से, और इस रास्ते को मैं बोल रहा हूं 2। तो इसमें जो 1 में दूरी है, 1 वाले में जो दूरी है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। दूरी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ये लंबाई है, जबकि दूरी इससे ज्यादा हो गई, तो दूरी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई इस दूसरे रास्ते पे ही चल के जा रहा हो तो क्या होगा, तो भाई इस बार जो दूरी है वो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही हो गई। तो दूरी इस बार क्या है, बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ये दूरी बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा रास्ता भी बनाया जा सकता है क्या जिसमें कि ये दूरी इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा हो जाए, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं बनेगा, इससे छोटा रास्ता संभव नहीं है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि दूरी को जब भी मेजर किया जाएगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा या उससे ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं इन जनरल, क्या बोल सकते हैं भाई, distance is always greater than or equal to magnitude of displacement। distance is always greater than or equal to magnitude of displacement। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। ये एक बात हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने यहां पर और देख लिया। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ी बहुत चीजें और देखते हैं और कुछ यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी देखते हैं। तो चलिए मैं इसमें एक बेसिक सा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक रास्ता है इस तरह से, सपोज करिए कि ये एक रास्ता है ऐसे, ये अच्छा नहीं बना, वापस से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से एक रास्ता है,
ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, इधर कोई पॉइंट है सी, इधर कोई पॉइंट है डी, और ये कोई पॉइंट है ई। ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है 14 मीटर्स, और ये क्या है, सेमी सर्कल है। ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस दिया है 7 मीटर्स। ये भी एक सेमी सर्कल है, 7 मीटर्स। ये भी एक सेमी सर्कल है। डी से ई ये डिस्टेंस है 7 मीटर्स, बी से सी ये डिस्टेंस भी क्या है, 7 मीटर्स। तो अगर कोई ए से चलना स्टार्ट करता है और वो इस रास्ते से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ए से चल के ई तक पहुंचने में फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Find distance and magnitude of displacement. Distance and magnitude of displacement. As a particle goes from point A to E along the given path, तो ये जो गिवन पाथ है, इसके अलोंग अगर कोई पार्टिकल ए से चल के ई तक जा रहा है तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। अगर डिस्टेंस की बात हम लोग करें तो इसमें हमें क्या मेजर करना होगा, पूरे रास्ते की लंबाई को मेजर करना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से ई को सीधे सीधे जोड़ के देखेंगे। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो भाई डिस्टेंस का हिसाब कैसे लगाएंगे। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस के कैलकुलेशन में सेमी सर्कल 2 बार आएगा, और सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई इंटू आर। तो पहले वाले सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा पाई इंटू रेडियस है 14 प्लस, ये तो क्या हो गया, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 14। इसके बाद 7 मीटर है सीधा सीधा, प्लस 7, और फिर से एक सेमी सर्कल आ गया जिसका रेडियस है 7। इस सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, पाई इंटू आर, लेकिन रेडियस इस बार क्या है, 7। और फिर डी से ही वापस कितना है, 7। तो पाई की वैल्यू को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट 22/7 लिख लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 इंटू 14 प्लस 7 प्लस 22/7 इंटू 7 प्लस 7। सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से यहाँ डिवीजन होगा 2, 7 से ये हो जाएगा कैंसिल। 22 इंटू 2 44, 44 और 22 66, 66 प्लस 7 प्लस 7, तो 66 और 14 80 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 80 मीटर्स। इसमें ही अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, यहां पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ए से ई तक एक सीधी लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी होगी, ए से लेके ई तक। तो उस लाइन में यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस 14 है तो ये डिस्टेंस होगा 28 मीटर्स, क्योंकि ये डायमीटर बनेगा। सी से डी वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये रेडियस 7 मीटर है तो ये डायमीटर होगा 14 मीटर का।
14 मीटर्स। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 7, तो ये 56 आ जाएगा, 56 मीटर्स। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, सपोज करिए कि कोई एक लड़का है, अ बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड goes 100 meters due east। एक लड़का है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और ड्यू ईस्ट वो कितना जाता है, 100 मीटर्स। देन ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है, ही टर्न्स राइट एंड गोज 400 meters। Again he turns left, again he turns left and goes 200 meters and finally goes 1000 meters at 37 degree north of east, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां पे इसमें नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दायां बायां, इस तरह के डायरेक्शंस को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। अब इसमें अपना प्रॉब्लम यह है कि हमें इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन बताना है। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड magnitude of displacement and distance traveled by the boy। तो ये इस बार हमें डिस्कस करना है। तो एक बार चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिए। अ बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड गोज 100 मीटर्स ड्यू ईस्ट। पहले वो क्या कर रहा है, 100 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है। तो चलिए पहला वाला इसका क्या है, 100 मीटर्स ड्यू ईस्ट। पहले तो ऐसे चला, उसके बाद देखें इसने क्या किया है, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 400 मीटर्स। अब इसने क्या किया है ये नोट करते जाइए, टर्न्स राइट एंड मूव या गोज 400 मीटर्स। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद देखिए क्या किया है, सॉरी, इसके बाद इसने क्या किया है, 400 मीटर्स के बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 200 मीटर्स। अब वो लेफ्ट में मुड़ रहा है और कितना जा रहा है, 200 मीटर। तो इस बार वो क्या करता है, टर्न्स लेफ्ट
एंड मूव्स 200 मीटर्स। इसके बाद इसने क्या किया, 200 मीटर्स के बाद फाइनली गोज 1000 मीटर्स एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 1000 मीटर्स एट 37 डिग्री, 1000 मीटर्स एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसमें 4 तरह का इसका डिस्प्लेसमेंट आया है इसके मोशन से रिलेटेड। इसके बेसिस पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस देख लें, क्योंकि डिस्टेंस में कोई दिमाग नहीं लगाना है, रास्ते की लंबाई को जोड़ते जाना है। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस ही फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। तो पहले डिस्टेंस का कैलकुलेशन देखा जाए तो भाई इसने 100 मीटर किधर चला ईस्ट में, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे। तो पहले ये 100 मीटर्स चला हुआ है, उसके बाद ये कितना चला, राइट की ओर टर्न लिया और 400 मीटर्स चला। तो अपने को दाएं बाएं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस लिखते जाना है 400 मीटर्स। इसके बाद ये लेफ्ट का टर्न लिया और 200 मीटर चला, फिर से लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसने क्या किया, 1000 मीटर और चला। किस डायरेक्शन में चला उससे अपना कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस के कैलकुलेशन में। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 4 + 2 + 10, 10 और 2 12, 4 16 और 1 1700 मीटर्स, 1700 मीटर्स या 1.7 किलोमीटर्स। तो ये तो डिस्टेंस का हिसाब हो गया सीधा सीधा। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन का, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो उसके लिए इसमें 2 अप्रोच है, 2 तरह से डिस्प्लेसमेंट देखा जा सकता है। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन को समझें। जब हम लोग ये कोई एंगल बताते हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, इस तरह का कुछ बताया जा सकता है। तो वैसे केस में एंगल का मेजरमेंट, ये जो एंगल दिया गया वो तो एंगल में हमें मेजर करना होगा, लेकिन मेजरमेंट कैसे होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर, इस तरह से। और इसके लिए हमें डायरेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन का जो कन्वेंशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट की ओर लिखते हैं ईस्ट, लेफ्ट की साइड लिखते हैं वेस्ट, ऊपर लिखते हैं नॉर्थ और नीचे लिखते हैं साउथ। तो ऊपर नॉर्थ लिखने का मतलब ये नहीं कि वर्टिकल वाला डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये चारों ही डायरेक्शन किधर हैं, ये चारों ही डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल में नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री मेजर करना है, तो कैसे मेजर किया जाए 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट को मेजर कैसे करेंगे, ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर चलेंगे। कितना चलेंगे, ईस्ट टू नॉर्थ कितना चलना होगा, 37 डिग्री। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, दिस इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इसकी मीनिंग है। तो यहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन को समझ लिया। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो क्या है कि अपना डायरेक्शन वाला जो भी कन्वेंशन है उसको एक बार ड्रॉ कर लिया जाए। चलिए एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो डायरेक्शन का कन्वेंशन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का, एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ये मानते हुए चलते हैं कि इस ओरिजिन से इसमें जो लड़का है उसने चलना स्टार्ट किया यहां से। तो भाई ईस्ट का डायरेक्शन तो ये है, ये ईस्ट, इधर है नॉर्थ, यहाँ पे है वेस्ट और इधर है साउथ। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रॉब्लम में क्या दिया है, पहले 100 मीटर ड्यू ईस्ट, 100 मीटर्स ड्यू ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में कितना चलना है भाई,
100 मीटर्स, मान लीजिए ये है 100 मीटर्स का ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ईस्ट की ओर 100 मीटर गया। ईस्ट के डायरेक्शन में चलने के बाद इसने टर्न किधर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, टर्न्स राइट। तो ईस्ट के डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट के डायरेक्शन में चलने के बाद राइट की ओर टर्न लेना है, तो किधर आएंगे हम लोग, यहाँ से राइट जो होगा वो इधर साउथ के डायरेक्शन में आएगा। तो इधर हमें कितना चलना है, ये प्रॉब्लम में बताया गया है 400 मीटर्स। कितना चलना है यहाँ, 400 मीटर्स। ये वाला डिस्टेंस क्या है, 400 मीटर्स का है। अब इसके बाद देखिए इसने क्या किया, इसके बाद ये चल रहा है लेफ्ट की ओर, टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 200 मीटर्स। यहां से उसने लेफ्ट का टर्न लिया और 200 मीटर चला। तो ऐसे चलते हुए लेफ्ट का टर्न, यहां से अगर हम लोग ऐसे नीचे चलते आएंगे तो अपना लेफ्ट किधर होगा, इस साइड। नीचे आएंगे तो लेफ्ट उधर हो गया। तो लेफ्ट में कितना चलना है, 200 मीटर। यहां हम लोग चलेंगे 200 मीटर, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद बात ये आती है कि इसने लास्ट वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चला है, 1000 मीटर्स एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को हम लोग यहाँ डिफाइन करें, यहां से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस पॉइंट से ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री, ऐसे 37 डिग्री। और इस पे चलना कितना है, 1000 मीटर्स। और इसके बाद ये मान लीजिए ऐसे 1000 मीटर्स चल के यहाँ पे कहीं पहुंच रहा है। तो अब इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हिसाब लगाना था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर इसमें हिसाब लगाना है तो अब हम लोग डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 100 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 1000, 1700 हमारा डिस्टेंस आ चुका है। अब इसमें हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए इसमें हमें कंपोनेंट्स देखने होंगे। ये वाले तो सीधे सीधे हैं, लेकिन इसका हमें कंपोनेंट देखना होगा। तो कंपोनेंट कैसे देखें, इसमें 1000 मीटर्स के दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया है ईस्ट और नॉर्थ। तो इस 100 मीटर के 1000 मीटर्स के दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला पार्ट क्या होगा, 1000 cos 37। वेक्टर को रिजॉल्व करना, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट पे cos लगा के लिखेंगे और उसके अपोजिट जो है वो साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो 1000 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, 1000 cos 37। इसके सामने क्या होगा, 1000 sin 37। cos 37 डिग्री है 4/5, 4/5 से ये वैल्यू आ जाएगी 800 मीटर्स। sin 37 होता है 3/5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 मीटर्स। इस तरह से। तो अब देखिए कि ये जहां से चलना स्टार्ट किया उससे राइट में ये ओवरऑल कितना चल चुका है, राइट के डायरेक्शन में कितना गया है, 100, 200 और इधर 800। तो 8 और 2 10 प्लस 1 11। ओवरऑल अगर हम लोग इसको देखें यहां से इसको मिला के ऐसे, तो ये ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो कितना मिलेगा, 100, 200 और 800, 1100 मीटर्स यहां से यहां तक। इसके बाद देखिए कि ये जो गैप है इसके ऊपर का वो कितना है, तो भाई ये 400 नीचे आया है, इस लाइन से 400 नीचे गया है और 600 गया है ऊपर, ये 600 है ना। तो यहां तक वाला जो लेंथ है ये कितना होगा, 200 मीटर। इधर है 1100, उधर है 200। तो अगर इसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताना हो, इसमें हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर तो ऐसे कनेक्ट होगा, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस की हेल्प ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना मिल गया हमें, 100 इंटू 100, तो इसमें स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 125 ये अपने पास कैलकुलेशन है, 100 रूट 125, इसको 5 रूट 5 भी लिख सकते हैं, 125 इज 5 रूट 5, तो चाहे तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 500 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.3 है, तो अगर चाहे तो 2.3 से मल्टीप्लाई करके और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें एक तरीका है कैलकुलेशन का, लेकिन इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इतना डायग्राम बनाना पड़ा, कंपोनेंट करना पड़ा, फिर इसमें हिसाब लगाना है। थोड़ा सा इसमें एक बेटर अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये देखना है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे गिवन है उनको डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग ओरिजिन से ही रिलेट करते जाएं सारे डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका एक दूसरा तरीका हम लोग और देखते हैं। पहले तो ये देख लें कि इसमें डिस्प्लेसमेंट किस किस तरह से था, है ना। तो इसका अगर हम लोग एक दूसरा तरीका देखें, मेथड 2, दूसरे वाले अप्रोच में क्या है, जितने डिस्प्लेसमेंट जैसे हैं उनको वैसे देख लीजिए। जैसे पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है, 100 मीटर्स है ड्यू ईस्ट। हमारा डायरेक्शन वाला कन्वेंशन क्या है भाई, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। राइट वाला डायरेक्शन ईस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट और नीचे साउथ। इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स का यूज कर लें, ईस्ट के लिए आई कैप, नॉर्थ के लिए जे कैप, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप और साउथ के लिए माइनस जे कैप, तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम लोग सारे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। जैसे पहला डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर ड्यू ईस्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 आई कैप। इसके बाद क्या हुआ, 400 मीटर इसने राइट का टर्न लिया, तो वो ईस्ट में जा रहा था, राइट का टर्न लेगा तो वो किधर आ जाएगा, साउथ में। तो जो दूसरे वाला है वो क्या है, 400, ये होगा ड्यू साउथ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 400 के साथ माइनस जे कैप। ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा वाला क्या था, यहां से इसने लेफ्ट का टर्न लिया था, तो अगर हम लोग साउथ में जा रहे हैं, ऐसे साउथ की ओर चल रहे हैं और लेफ्ट का टर्न लेंगे तो किधर आ जाएंगे, ईस्ट में। तो तीसरा डिस्प्लेसमेंट किधर मिलेगा हमें, 200 मीटर्स ड्यू ईस्ट। तीसरा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, 200 मीटर्स ड्यू ईस्ट। इसको कैसे लिखेंगे, 200 के साथ आई कैप। लास्ट वाला क्या है, 1000 मीटर्स एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम लोगों ने देख लिया, ईस्ट से नॉर्थ की ओर मेजर करना है ऐसे 37 डिग्री पे 1000 मीटर। तो इसके दो पार्ट हमने तोड़ दिए। इधर क्या आएगा, 1000 के साथ cos 37, तो ये हो गया 800 मीटर्स। वर्टिकल वाला आएगा sin 37 के साथ, ये है 600 मीटर्स। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम लोग कर दें तो ये है 800 आई कैप प्लस 600 जे कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 800 आई कैप प्लस 600 जे कैप। इस तरह से ओवरऑल 4 डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या, 100 आई कैप माइनस 400 जे कैप प्लस 200 आई कैप प्लस 800 आई कैप प्लस 600 जे कैप। तो देखिए आई कैप में क्या हो गया, 100, 200 और 800, 8 और 2 10 प्लस 1 11, 1100 आई कैप, 1100 आई कैप। जे में कितना हुआ, प्लस 6 माइनस 4 प्लस 200 जे कैप। आई में 1100 और जे में 200। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम पे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई 1100 तो किधर गया, आई कैप के डायरेक्शन में, और 200 किधर गया, जे कैप के डायरेक्शन में। तो पहुंचा है ऐसे डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड अगर हमें बताना हो डिस्प्लेसमेंट का तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वही आ जाएगा, 100 के साथ कितना, रूट ओवर 125 मीटर्स। तो देखिए इस तरह से ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। डिस्टेंस के लिए सीधे सीधे जोड़ देना है, 100, 400, 200 और 1000। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स का यूज करें आई कैप और जे कैप, तो सारे डिस्प्लेसमेंट को यूनिट वेक्टर्स के साथ रिलेट करके इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम वाले अप्रोच से एक बेटर अप्रोच है, इस अप्रोच से ये दूसरा वाला अप्रोच बेटर है। उसमें हमें कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करना पड़ा और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया और इसके साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।